दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू के बेटे का जन्मदिन मना लिया तो तुझे जलन क्यों होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बड़ी बहू मेरे राघव का फोन आया था। वे लोग दिवाली पर नहीं आ पाए थे, इसलिए देव उठनी 11 पर आ रहे। तुम तैयारी पूरी कर लो, उनके कमरे का ताला खोलकर साफ सफाई कर दो, पर्दे बेडशीट सब बदल डालो और पोते छोटू के खाने पीने के लिए सॉस जैम मैगी चिप्स फ्रूटी चॉकलेट सब मंगवाओ लो। बड़े शहरों के बच्चे तो यही सब खाते। नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। बोली, माँ जी अभी दिवाली पर सारा राशन आया है, आपने कहा था अब कुछ भी खत्म हो अगले महीने ही खरीदना। फिर इतना सारा सामान अचानक में कहाँ से कैसे, और ये बाजारों चीजें तो आप घर में लाते ही नहीं देते। अरे तुम पैसों की फिक्र ना करो, दोपहर में जितने चाहिए मुझसे लेना बस तुम सारी तैयारी अच्छे से करना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर मेरा राघव 2 साल बाद आ रहा, खिलखिलाते हुए बोली। नंदिनी बोलना चाह रही थी पर शब्द हलक में ही अटक गए। बस अब आपको माक लगाकर चिल्लाने की ही देर है। साथ मैं पूरे मोहल्ले में जाकर नाच नाच के बता दे कि आपका प्यारा बेटा राघव आ रहा है। ऐसा हर बार ही होता जब भी उनका छोटा बेटा और उसका परिवार पुणे से सागर आते तो सविता जी के पास जमीन पर नहीं पड़ते। उनकी खुशी चेहरे से टपक टपक पड़ती और बातें खिल उठती। अगर जरा सी बात पर नंदिनी उन्हें टोके तो तुरंत उनका जवाब होता, बहू तुम्हारी सोच ही गलत है, वे लोग मेहमान नहीं है, इस घर के सदस्य हैं। मगर नंदिनी हमेशा यही सोचती, घर के सदस्य हम भी हैं, मगर जब भी हमें जरूरत होती यहाँ पर कोई भी काम तो फिर वह हमें करने क्यों नहीं दिया जाता। हम सारे परिवार के लिए रिश्तेदारों की कितना कुछ करते, कभी मुंह से एक शब्द तारीफ की नहीं मिलता, बल्कि बुराई करनी हो तो मुंह सुरसा सा फट जाता है। अब जाहिर सी बात है, आपके सामने कोई दूसरे को सुपीरियर बताएगा तो बुरा तो लगेगा ही। खैर, अपनी सासू माँ के कहे अनुसार नंदिनी ने सभी काम कर दिए और साथ में 11 की पूजा व्रत की तैयारी में भी जुट गई। अरे नंदिनी बहू, ये तुमने कौन से पुराने चादर बिछा दी हो? ये लो पेटी में से नए चादर तकिए कवर और ओढ़ने के लिए और भी साथ में छोटू के लिए नया कंबल। थोड़ी ठंड तो हो गई है, उसके काम आएगा। माँ जी ये सब आपने कब खरीदे? अरे मेरी समझ नहीं आता, घर में बच्चे आ रहे और तुम मुझसे सवाल पर सवाल कर रही हो। बहू तुम्हारी सोच बहुत गलत है। अरे 2-3 दिन पहले बाजार गई थी और खरीद लाई। आखिर बच्चों के लिए अब नया और अच्छा होना चाहिए, वरना सोचेंगे इस घर में नहीं रहते तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई भेदभाव होने नजर आए। अब तुम लोग तुम्हारे साथी रहते हो, सब कुछ मिलता है, तुम्हें उन्हें भी तो मिलना चाहिए कि नहीं, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। नंदिनी हाथों में सारा नया सामान लिए खड़ी सोच रही थी। जब दीपावली पर सोफा दीवान कवर का नया सेट खरीदने के लिए पैसे मांगे तो बोली, क्या जरूरत है फिजूल खर्ची करने की, अगली बार देखेंगे। और अब अचानक अपने लाडले बेटे के लिए पूरी दुकान खरीद लाई और सोच हमेशा मेरी ही गलत ठहरा ही जाती है। 2 दिन बाद तेज समय पर देवर देवरानी राघव नीता और बेटा छोटू पहुंचे। स्वागत और शाही नाश्ते के बाद नंदिनी बोली, चलो शाम खाने की तैयारी कर लेते, शाम में कुछ बातें भी हो जाएगी। अरे बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेचारे कितनी दूर से थक कर आए हैं, इन्हें आराम करने दो और तुम जाओ जाकर रसोई संभालो और छोटी के लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बनाकर ले आओ। देवरानी नीता भी
बड़ी ठसक से अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे में चली गई। अब जब सास की मुट्ठी में है तो जेठानी की क्या बिसात। नीता ने शादी के पहले से ही सविता जी को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। पैसे वाले घर से थी तो उन्हें कभी साड़ी गहना लिफाफा तोहफा आदि देकर अपनी तरफ कर दिया। अब वह दिन रात सिर्फ अपनी छोटी बहू के गुण गाती और उसे घर में किसी बात की कमी नहीं होने देती। वैसे भी राघव की नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण वह 4 दिन में ही उनके साथ चली गई और दूर रहकर फोन पर मक्खनबाजी कर हमेशा एक अच्छी आदर्श बहू बनी रही। और नंदिनी जो साथ रहकर घर परिवार की देख रेख कर रही थी, उसकी कोई वैल्यू न थी। 11 की पूजन अच्छे से हो गई। उसके अगले दिन नंदिनी की उठने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि 4 दिन से लगातार रसोई में खड़े रहने की वजह से उसे हल्का बुखार और बॉडी पेन हो रहा था। रात को दवाई लेकर सोई थी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। मगर ये क्या, रसोई से बर्तन फटने की आवाज़ों को सुन वह हिम्मत कर रसोई में पहुंची। अरे माँ जी, आप क्या कर रही है? अब तुम महारानियों की तरह सोती रहोगी तो तुम्हारी बूढ़ी सास को ही रसोई में आना पड़ेगा। देखा तो चाय बन चुकी थी और प्लेटफार्म पर चाय फैली पड़ी और गंदे बर्तनों से सीख भरा था। साथ में घी मेवे वाला हलवा तैयार था, जिसे कटोरे में भरकर सविता जी ले जा रही थी। इतने में पड़ोस में काम करने वाली चंपा घर में आती है। अम्मा जी, क्यों बुलाया? तारे मेरे पोते छोटू का जन्मदिन है, तू घर के अच्छे से साफ सफाई कर और 2 दिन के लिए बर्तन साफ करके जाना। मेहमान आएंगे तो जरूरत पड़ेगी और जितने पैसे मांगेंगे उतने दूंगी। माँ जी, हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने का रिवाज ही नहीं है। फिर ये छोटू का कुछ बोलती हैं। उससे पहले ही सविता जी बोली, बहू तुम्हारी सोची गलत है। राघव और नीता बाहर रहते इसलिए हर साल उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाते। छोटा सा बच्चा है, उसकी भी कोई ख्वाहिश होगी। और फिर नीता क्या सोचेगी कि उसके बेटे का जन्म दिन दादी नहीं मनाती। अब तुम ज्यादा सोचो मत, काम पर लग जाओ। बोल दोपहर के खाने का मेन्यू बता दिया कि क्या क्या बनाना है। थोड़ी देर बाद पता चला घर में हलवाई आया है। छत पर टेंट हाउस वाले से सजावट करवाई जा रही है। ये सब देख नंदिनी ने अपने पति माधव से बोला, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी ने कभी पिंकू का भी जन्मदिन नहीं मनाया, फिर आज अचानक छोटू का कैसे? ऊपर से कुछ बता नहीं रही है। हलवाई आ गया, इतने सारे मेहमान आ रहे। माधव को भी इस दोगले व्यवहार से कष्ट था, मगर अपने माता पिता की आज्ञा के आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, इसलिए उल्टा उसने नंदिनी को ही डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो एक छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया तो क्या बिगड़ जाएगा? जरा अच्छी सोच रखो, वरना परिवार बिखरने में देर नहीं लगेगी, समझी? वो बाजार निकल गया और नंदिनी उसका चेहरा देखती रह गई। शाम को सास ससुर सुरेश जी मेहमानों के स्वागत में लगे थे। खाने की लिए माधव को लगा रखा था और घर की बाकी व्यवस्था के लिए नंदिनी शक्कर गिन्नी से बनी घूम रही थी। तभी बेकरी से बहुत सुंदर सा केक टेबल पर सज गया, जिसे देख पिंकी और पिंकू उछल पड़े और बेटे। पिंकू ने हाथ बढ़ाया तो तुरंत सविता ने उनका हाथ पकड़ बोली, तेरी माँ ने तुझे जरा भी तमीज नहीं सिखाया? जिस बच्चे का जन्मदिन है वही केक काटेगा। चलो तुम दोनों यहाँ से जाओ। ऐसा व्यवहार देख नंदिनी को बहुत दुख हुआ। आखिर ये भी तो घर के बच्चे हैं, प्यार से भी समझाया जा सकता था। थोड़ी देर बाद नीता के मायके वाले महंगे तोहफे लेकर पहुंच गए। फिर राघव अपने बेटे को लेकर केक काटता है। जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी हुई, सब कुछ सविता जी के हिसाब से हुआ। देवरानी नीता भी बहुत खुश थी कि उसके बेटे का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया गया, या फिर कहीं पहली बार किसी का जन्मदिन घर में मनाया गया। 2 महीने बाद पिंकी का जन्मदिन आया। नंदिनी भी अपनी बेटी के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थी। 15 दिन से
तैयारी में लगी थी। उसने संपा को भी काम पर लगा लिया था। जन्मदिन वाले दिन उसने भी अपनी बेटी के लिए हलवा बनाया और अपनी सास से बोला, माँ जी आज पिंकी का जन्मदिन है, शाम को घर पर बच्चों की पार्टी है, साथ में मेरे भैया भाभी भी आ रहे और आपके लिए ये साड़ी, पापा जी के लिए कुर्ता पजामा जरूर पहनिएगा। ये सब तो ठीक है बहू, मगर हमारे यहाँ लड़की जन्मदिन नहीं मनाया जाता। मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारी सोच खराब है। तुम्हें लग रहा होगा सोटू का जन्मदिन मनाया है तो मैं भी बराबरी करूंगी, इसलिए साहू तो पिंकू का जन्मदिन मना लेना और ये संपा को रफा दफा कर दो। और कुछ आगे कहती इससे पहले ही नंदिनी बोल पड़ी, बस माँ जी बहुत हुआ, मेरी सोच गलत है और मैं उसे वैसा ही रखना चाहती हूँ। इसी गलत सोच के चलते मैं अपना बेटी हो चाहे बेटा दोनों को बराबर समझूंगी और मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बिल्कुल वैसे ही मनाऊंगी जैसे बेटे का मानता है, क्योंकि मैंने ना कभी अपने बच्चों में भेदभाव किया और ना कभी करूंगी। देख रहा है माधव, तेरी बहू के पर निकल आया है, कैसे मेरे सामने मुंह चला रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए वही लगाने की, आखिर ये घर में पड़ी पड़ी करती क्या है। समझा, इसे हमारे यहाँ सब नहीं होता और कहा ना पिंकू का जन्मदिन मना लेना। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, किसे समझाऊं किसे नहीं समझाऊं। हाँ मैं इतना समझ गया कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू हमने देख लिया और दूसरा पहलू ये है कि अब हम अपनी और अपने बच्चों की खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और चाहेंगे कि आप लोग भी वैसे ही उत्साह होकर शामिल हो जैसे आप अपने दूसरे पोते के लिए थे। आज पहली बार अपने आज्ञाकारी पुत्र के मुंह से विरदोष सुन सविता जी समझ गई कि अब बहुत हुआ, मगर अगर ज्यादा जिद की तो बेटा बहू घर से चलते बनेंगे। इसलिए शुभ साहब की पार्टी में मुस्कुराती हुई मेहमानों का स्वागत कर रही थी।